नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहस्राणम् ऐसो पंच नमोतारो सर्व पावपणासनो मंगलां च सर्वेषु परमं मंगलम् मंगलां च सर्वेषु परमं मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 2 मिनट और हम वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी तक में। प्रभा आंटी, आपका फोन म्यूट है तो आवाज नहीं आ रही। ये जो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का अर्थ। क्षयिप्सुमिक समीकृत का अर्थ हम एक्चुअली आगे पढ़ेंगे। आएगा अभी। हाँ, फिर औपशमिक भी ऐसे ही। वो सारा आगे आएगा। जो आपका नेक्स्ट 12th चैप्टर है वो वही है, समय का स्वरूप, तो उसमें सारा आएगा। और कोई क्वेश्चन? एक उस दिन वो जो हम चींटी और वो सब पे जो डिस्कशन हमारा अटक गया था लास्ट क्लास में, तो जू और वो लीक है। ऐसा है कि पूछा था, तो मतलब ये फरमाए मैं ऐसा कि जो एक तो जू और लीक अलग अलग है। सही बोला था वो आंटी ने। लीक जू नहीं बनती, और जू कोई अंडा वंडा नहीं देती। और उसके अलावा जो चींटी वगैरह जो भी हो गई, ये सब कोई वो अंडे से नहीं उत्पन्न होते, ये खुद से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये समुच्चय जो है ये। हाँ, हाँ, समुच्चयी जीव जो भी होंगे उनको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, और तब वो वो उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिकली उत्पन्न होंगे। हाँ, जैसे अच्छा। उस दिन मेरे को भी यही डाउट था, और जो भैया बोले कि भाई नेट पे ये दिखा रहा है। हाँ हाँ, हाँ भैया, तो उसमें वही साइंटिफिकली। जैनिज्म की हम्म। जो फिलोसॉफी है वो इसको हाँ, वो अलग कंसिडर है। करती है। ठीक है दीदी। ओके। तो वो बोले कि ये जो भी जैसे समुच्चयी जीव होते हैं, वो उनको जो उनकी मतलब जो उनके पैदा होने के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे ही वो एनवायरनमेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जीव वहां पे पैदा हो जाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बारिश के दिनों में एकदम से वो फुद्दियां है या टिड्डी दल एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं। हम्म। तो वो एकदम वो समुच्चय जीव होते हैं, वो कोई अंडे से थोड़ी होते हैं। तो वही कि मतलब जैसा हम्म। उनको पैदा होने के लिए जो वातावरण की जरूरत है, हाँ। जैसा ही वो वातावरण मिलेगा तो हम्म, वो ऑटोमेटिकली पैदा हो वहां जाते पे उत्पन्न होंगे। और उसको मतलब जैसे बोलते हैं कि उनकी वो योनि होती है हैं। योनि होती है, जिसमें एग्जैक्ट वो वर्ड वही है उसके लिए। हाँ, उत्पन्न होते हैं। हाँ। वो अंडज वाली कैटेगरी में नहीं आते। हम्म, अंडज और गर्भज में सिर्फ पंचेंद्रिय जीव जो होंगे हम्म, वही होंगे। वही इधर होंगे। वो अंडज होंगे या गर्भज होंगे, बाकी हम्म, जितने भी हैं वो उस कैटेगरी में नहीं नहीं, कंसिडर होंगे। सही है। लेकिन है ना, जैसे अभी सर में अपन देखते हैं ना, अगर जू होती है ना तो लीक भी होती है। सिर्फ जू जी। नहीं होती है, सिर्फ अभी जैसे जू और लीक की बात चलती है ना, तो हम्म। सर में जू भी होती है, लीक भी होती है, दोनों साथ में ही होते हैं। हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग यूनिट है। मतलब बस। ऐसा नहीं तो है ऐसे कि कुछ लीक आगे जाके जू बनेगी, ये चीज नहीं है। नहीं है, पक्का नहीं है ये।
और ये भी नहीं है कि जू होती है वो कुछ अंडे देती है वो लीक होते हैं, ये नहीं है। बराबर आप सही। बोल रहे हैं जो बात ठीक है कि जू और लीक साथ में होते हैं सर में, लेकिन दोनों इंडिविजुअल यूनिट है। तो मतलब ऐसा कुछ कारण है क्या कि अगर जू होगी तो लीक भी मतलब वहां पे उत्पन्न कारण होगी? हो सकता है कि दोनों का जो एक अनुकूल एनवायरनमेंट है वो सेम है। हाँ ये सही है शब्द, दोनों की योनि सेम होगी। मतलब हाँ, दोनों की योनि सेम है, तो उसमें वो जो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उस टाइम लीक की भी उत्पत्ति हो रही है, जू की भी उत्पत्ति हो रही है उस एनवायरनमेंट में। पर दोनों अलग अलग इकाई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि इससे ये बन रहा है या ये इसके रीजन से आ रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। हमारा उस दिन हो गया था शरीर नामकरण हम्म तक हुआ था, उसके बाद हमारा ये सब डिस्कशन आ गया था बीच में। हम्म। आज चलेंगे हम शरीर अंगोपांग से। ठीक है, आज कौन पढ़ाएंगे? खुद से ही प्लीज हैंड रेस मेरे पास कीजिए। तो बुक नहीं है, तो मैं तो खाली ऐसे ही देखती हूँ। वो 1 से 4 वाली बुक मेरे पास नहीं है। अच्छा, जय जी, मैं पढ़ूं? और कोई मतलब आप लोग तो एक्टिव हो, जैसे तृप्ति दी, शुभ भी, या मैं आप लोग के अलावा कोई नया? मैं पढ़ाऊं? हाँ प्लीज। जय जी ने। जय जिनेन्द्र। शरीर अंगोपांग नामकरण से पढ़ाना है, पेज नंबर 52 से। हाँ जी, 52 से ना जी। हाँ। अंगोपांग यानी शरीर के अवयव होते हैं, जैसे सिर, हाथ आदि, इस तरह। तो जिस कर्म के उद्देश्य जीव औदारिक आदि औदारिक शरीर रचना अंगोपांग में परिणमित करता है, उसे शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं, है ना। तो ये अंगोपांग 3 में ही होते हैं, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीनों शरीर अंगोपांग होते हैं। ठीक है। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म ने जिस कर्म के उद्देश्य से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को औदारिक अंगोपांग के रूप में परिणित करता है, उसे औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, शरीर नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। हम्म अब है वैक्री शरीर अंगोपांग नाम कर्म। आंटी, हम्म, एक एक की डेफिनेशन मत बताइए, सबकी सेम है। किसी हाँ को कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ लेंगे, वरना क्या बहुत लंबा चला जाएगा। आप ठीक है। एक एक डेफिनेशन बता दीजिए, फिर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। तो शरीर अंगोपांग के 3 हैं, औदारिक, वैक्री और आहारक। इन तीनों में ही अंगोपांग होते हैं, इसलिए इसमें तेजस कार्बन को नहीं लिया गया है। अब शरीर बंधन नाम कर्म, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंद करता है, उसे शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है, औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस और कर्म। मतलब जिस कर्म के कारण जीव पुद्गलों को एक दूसरे के शरीर के पुद्गलों को आपस में बांधते हैं, है ना, उसी उसी को ये शरीर नाम बंधन नाम कर्म कहते हैं। कैसे, कोई उदाहरण बताएंगे? उदाहरण उदाहरण बांध का मतलब कैसे, कोई रस्सी से बांध रहे, कैसे बांध रहे, बांधने का मतलब क्या? बांधने का मतलब नहीं, ये नहीं नहीं बता पा रही मैं, ये नहीं बता पा रही, ये आप बताइए। कोई और बताएगा? शुभ भैया। हाँ दीदी, मेरे को पूरा मतलब मैं गेस कर रहा हूँ दीदी, मुझे आंसर तो पता नहीं है। मुझे लग रहा है, सपोज आपके पास पहले से औदारिक शरीर है और आप कुछ औदारिक के पुद्गल ग्रहण कर रहे हो, आपके जरूरत में है इसलिए ग्रहण करते हो उसको, उस ऑलरेडी जो शरीर है उसके साथ बंद करते हो। तो शायद ये है बंधन, औदारिक बंधन नामकरण। हाँ जी। हाँ जी। किस क्या बोले, और तो आप क्लियर। तेजस और, एक मिनट में कुछ पूछना चाहती हूँ। हम्म। तेजस और कार्बन शरीर तो एक ही बार होगा ना, कि वो भी बनते रहते हैं? नहीं, बनते रहते हैं, पुद्गल है ना। अच्छा, तो वापस क्षय भी होते हैं और बनते भी रहते हैं? पुद्गल का मतलब क्षय नहीं, बनते बिछड़ते रहते हैं। बनते बिछड़ते रहते हैं, हाँ हाँ। एक बार और आपको इसको अच्छे से समझाइए ना, बंधन यानी उदाहरण। बंधन का मतलब क्या है? बांधना। हम्म तो हम क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल एवरी टाइम हम ले रहे हैं, हम्म तो ले तो रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। हम्म तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि हाँ ये स्लॉट है, या पुराने वाले रहेंगे, ये स्लॉट है या नए वाले रहेंगे।
हाँ। जो आएंगे सब साथ में एक दूसरे के मिक्स होते रहेंगे, बनते रहेंगे, तो उसको बोल रहे हैं बांधना। उसमें नए नए पुद्गल बंद होते जाएंगे। हाँ, नए पुराने सब एक दूसरे से बन सकते हैं। और वैसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको कि जैसे अभी हमारा जैसे हाथ है, तो हम्म। कहीं ऐसा हमको दिखता है कोई ऐसा कि कुछ पर्टिकुलर एक क्रैक है या कोई लाइन है जिसके थ्रू हमको लग रहा है कि बंद रहा है, सब कुछ एक मतलब एक बराबर सा है। तो वो किस कारण से पुद्गलों को इस तरीके से बांध दिया है। कपड़ा होता है, एक एक धागे से कपड़ा बनता है। बनने के बाद क्या हम उसको ऐसा मतलब एकदम कॉमन वे में क्या हम ऐसे इंडिविजुअल एक एक धागा उसमें से निकाल पाते हैं? अगर कुछ नहीं निकला, एकदम न्यू कुछ क्लोथ है, लेकिन वो बना तो एक एक धागे से ही है ना, उसको पूरा अच्छे से कंबाइन करके पूरा कपड़ा बन गया हमारे पास में। तो सेम वही चीज, उन पुद्गलों को पूरा अच्छे से बांध के शरीर बन गया। तो उसमें पुराने नए का कोई नहीं है, सब मतलब अगर नए अपन ग्रहण करते हैं तो पुराने बाहर भी निकलते हैं, क्या होगा या सब? हाँ, वो बनते बिछड़ते रहते हैं ना पुद्गल। अच्छा, तो वो अपने आप शरीर से बाहर भी होते रहते हैं। हाँ, अच्छा। पुद्गल का काम ही क्या है, पुद्गल का क्या बिहेवियर जो कहते हैं हम उसका स्वभाव। हम्म। पुद्गल का स्वभाव क्या है? बनना बिछड़ना। बढ़ना बिछड़ना तो रही एवरी टाइम आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते जाते रहते। ठीक है। हैं। नेक्स्ट, शरीर संघातन। मैं बोलूं? हाँ हाँ, कराइए। इस संघातन नाम कर्म, इन संघातन में पिंडीभूत होना, इकट्ठा होना, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथायोग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है। सिर की जगह पे सिर, पांव आदि जो जो सही जगह उस जगह उस कर्म के कारण वही वही पिंडीभूत होते हैं, तो शरीर संघातन नाम कर्म कहलाता है। इसके भी 5 भेद है: औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। तो तेजस और कार्मण में भी ऐसा होगा? तेजस कार्बन में किस जगह ऐसे करेंगे पिंडीभूत होता है? तेजस कार्बन में तो कोई अंग नहीं, तो कहाँ पिंडीभूत होता है? अंग नहीं है, लेकिन तेजस और कार्बन हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए तो है ही, तो उनको उनके प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। ठीक है। थोड़ा नहीं आया समझ में। उनका क्वेश्चन इनका सही है कि क्वेश्चन था, मतलब इनका दीदी, क्वेश्चन। मतलब औदारिक शरीर के साथ जो कार्बन और तेजस और कार्बन है वो भी इसमें आएंगे, वो भी क्रिया करेंगे अपनी इस चीज के लिए, संघातन के लिए? हाँ जी। ओके। तेजस और कार्बन शरीर के भी पुद्गल संघातन के लिए क्रिया करते हैं, ये मतलब? हम्म। तो उनको मतलब कुछ तो अंग तो बनाना नहीं है अपने फिर? अंग नहीं बनाना, लेकिन हम संघातन का क्या बोल रहे हैं? संघातन का मतलब क्या? आप देखिए, संघातन का मतलब है एकत्रित होना, अच्छा। पिंडीभूत होना। हम्म। जिसकी जहाँ जरूरत है वो वहां पिंडीभूत हो गया। ये तो हमने औदारिक के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया कि अच्छा हम्म। ठीक है, सिर की जगह सर दे दिया, हाथ की जगह हाथ दे दिया, हाँ। पैर की जगह पैर दे दिया, ठीक है। हम्म। मेन काम क्या है? एकत्रित करना। हम्म। तेजस और कार्बन को भी एकत्रित तो करेगा ही, जो हम्म। बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो एकत्रित तो करेगा ही। अभी जैसे हम्म। अभी बॉडी है हमारे पास में, तो अभी हमारी हम्म। आत्मा क्या है? ये शेप में है। हम्म। तो तेजस कार्बन भी अभी हमारे पास में यही शेप में है। हाँ। हाँ। वो उनको इकट्ठा तो करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अभी औदारिक वाले हैं वो ऐसे हैं, लेकिन तेजस कार्बन वाले जो है वो पूरे फैले हुए हैं। हाँ, वो हम्म। शरीर के तो जो जो शेप आत्मा जिस बॉडी में जाएगी उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज कोई होते। हाथी की शेप, हाथी हाथी है, हाथी की आत्मा है, तो उसकी आत्मा की अभी जब वो हाथी की बॉडी में है, तो उसकी शेप क्या है? हाथी के आकार की। हम्म। तो तेजस और कार्बन को वो उसके अकॉर्डिंग पंडीभूत करेगा, उसके अकॉर्डिंग एकत्रित करेगा। हम्म। जिस नहीं, बॉडी, एक बार एकत्रित होने के बाद भी फिर बार बार भी लगेगा, ये मेरा मतलब है। हाँ, तो हम चेंज होते हैं ना, हम बड़े होते हैं, छोटे होते मतलब हम्म। जैसे जैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, तो तेजस कार्बन शरीर पे भी उसका इफेक्ट आएगा? हाँ, उस पे भी उसका इफेक्ट आएगा। अच्छा, बस। है तो पुद्गल ना, वो भी तेजस और कार्बन शरीर भी तो पुद्गल ही तो है, तो वो भी मिलेंगे बिछड़ेंगे, उनमें भी हाँ। चेंजेस आएंगे। हाँ। और वो हाँ, खाना कर्मों का पचाते हैं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना जी, कर्मों का फल भोगते भोगते उसके प्रदेश निकलते जाते हैं ना अपने शरीर से, और नया बांधते वक्त प्रदेश जुड़ते जाते हैं, तो हाँ, तो बनता कार्बन बिखरता शरीर तो पे है वो ही हो है। जाएगा, हाँ सही बात है। हाँ। और तेजस शरीर भी भोजन पचाने का काम करता है, तो फिर उसमें भी तो उसको लगती होगी। चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे, ओके, समझ में आ गया। फिर आगे चलिए, सहनन। सहनन, औदारिक के पुद्गलों का किसी निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित होना सहनन कहलाता है। सहनन छह छह है, छह ऋषभ नारायण सहनन, ऋषभ नारायण
सहनन, अर्धनारासनन, नारासनन, अर्धनारासनन, कीलिकासनन, सेवासनन। आपने मेरा क्वेश्चन है आंटी आपसे, आपने बोला अभी औदारिक शरीर के पुद्गलों का किसी निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित होना, तो आपने सिर्फ औदारिक क्यों यूज किया? क्या वैक्रिय आहारक इनमें सैनन नहीं पाया जाता? और अच्छा, इनमें सेनन नहीं, नहीं ये तो औदारिक में ही रहेगा सनन, औदारिक में। वैक्रिय वैक्रिय आहारक में नहीं होगा? में तुम बता दो, बेकरी आहारक में सहनन नहीं होगा, सहनन नहीं होता है ना बेकरी आहारक में। लास्ट वाला भी नहीं होगा? सबसे खराब वाला सैनन भी नहीं होगा? नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं रहेगा, किसी में सहनन नहीं होगा ना, हम्म। औदारिक में ही रहेगा ना। ठीक है कि गलत बोला? हाँ सही है। कंफ्यूज थी मैं, मतलब औदारिक में ही रहेगा ना सहनन तो। हाँ जी। तो अब इसका क्या डिटेल, इसका कुछ नहीं बताना है ना कि इसका डिटेल तो नहीं बताओ। सैनन नाम कर्म वो एक बता दिया, बाकी नाम कर्म की नहीं। अब वज्र ऋषभ नाराज सैनन क्या है वो बताना है। वज्र ऋषभ, वज्र यानी कील, ऋषभ ने वेस्टर्न, और नाराज ने दोनों ओर से मरकट बंद से, यानी हड्डियां, हड्डियां दोनों ओर से मरकट बंद द्वारा जुड़ी हुई हो, उनको उसके ऊपर किसी हड्डी का लेप हो और उसके अंदर कील लगी हो। मतलब ऐसे जनरली होता नहीं, लेकिन इस प्रकार की दृढ़ता को व्रत ऋषभ नारद सनन कहते हैं। कैसे, एक बार आप हाथ के एक्शन से करके बताएंगे ताकि सबको समझ में आ जाएगा। मैं वज्र, जैसे ये नाराज सहनन ऐसे, उसके ऊपर हड्डी का, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा है तो आप हाथ ऐसे दोनों ऐसे मिला हुआ, अब दिख रहा है, ऐसे एक दूसरे देखो, हाथ ये ना ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, से होता है। अच्छा, और ये उस, पूरा ऐसे, ये पूरा ऐसे, ये मरकट बंद। और उसके ऊपर एक हड्डी का एक और वेस्टर्न लपेटा हुआ हो, और उसके ऊपर कील हाँ, उसके ऊपर कील। इस प्रकार की दृढ़ता को, यानी ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस प्रकार की दृढ़ता को। हाँ, जो भी हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि वज्र ऋषभ नाराज में उस टाइम हड्डियां इस तरीके की थी। हड्डी का तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होता है, लेकिन इस तरीके की मजबूती उन हड्डियों में पाई जाती थी कि बंदर अपनी माँ को पकड़ता है। मरकट का मतलब क्या होता है? बंदर, जो बंदर अपनी माँ को पकड़ता है, तो इस तरीके से एकदम टाइट पकड़ा हुआ, फिर उसके ऊपर एक वेस्टर्न पट, फिर उसको कील से भेद दिया, तो वो जो स्ट्रांगनेस है, उसके बाद में जो हड्डी है वो क्या चांसेस है कि उसमें कितने क्रैक आ सकते हैं, तो वो जो स्ट्रांगनेस है, उस स्ट्रांगनेस को हम बोलेंगे वज्र ऋषभ नाराज से। पर जैसे सेवार स्तनन में तो हड्डियां एक दूसरे को टच करती हुई रहती है, तो कुछ तो उस में कुछ अंतर तो होगा ना, ब्रज ऋषभ नारायण सैनन में, सेवार स्तनन में। तो वज्र ऋषभ नाराज से आप सोचिए कितना स्ट्रांग हो गया। ये है टाइट, उसके ऊपर बांधा हुआ, फिर कील छोड़ी हुई। नहीं अब तो, मान लीजिए ऐसी स्ट्रांगनेस है, उस पे सपोज कीजिए कोई टक्कर खा गया गेट से, तो कितना पेन होने का चांसेस है, क्योंकि स्ट्रांगनेस कितनी है। नहीं पर आप कह रहे हैं ऐसा, ऐसी ऐसी हड्डी की ऐसी बनावट नहीं रहती है। स्ट्रांगनेस, मजबूती। नहीं पर ऐसे बंधी हुई नहीं रहती है, ऐसे अपने सेवार सनन में टच करती हुई रहती है, तो उस वर्षम नारायण सन में हड्डियों की बनावट में कुछ तो अंतर होता होगा ना। हड्डियों की बना मैं यही बोल रही हूँ, हड्डियों की बनावट में डिफरेंस नहीं होता, जो उनकी मजबूती है ना, उसका लेवल समझा रहे हैं आपको, कि जो वज्र ऋषभ नाराज सेना है वो इतनी स्ट्रोंग है, और जो सेवाड़ सेना ने वो क्या जस्ट टच किया, अब जस्ट टच किया हुआ सपोज कीजिए बस ये ऐसे है, और कहीं पे टक्कर खा गया, तो कितनी चोट लगेगी। हाँ। तो इसका उससे कंपेयर कीजिए आप। नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन रियल में हड्डियां उस समय कैसी रहती है, ऐसी जो ऐसी इसी व्यवस्था नहीं, हड्डियां वैसे ही है, जो अभी जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर होता है, में स्ट्रक्चर, पर स्ट्रक्चर वही रहेगा, सही। सिर्फ मजबूती का लेवल समझा रहे हैं कि वो टाइम में, मतलब जिसको भी वज्र ऋषभ नाराज सेनन है, उसकी हड्डियों की मजबूती इस तरीके की होगी। हाँ वो तो पता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि इतनी मजबूती कैसे रहती होगी। वो उसी तरीके की उनकी संरचना, संरचना इन द सेंस, मतलब आप समझ लिए उनके ऐसे ही कर्म का उदय है ठीक है। कि उनको उतनी स्ट्रांगनेस मिलेगी। तो तभी तो ये नाम कर्म का भेद तो पढ़ रहे हैं हम, तो उनके वज्र ऋषभ नाराज सेनन नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनकी हड्डियों की इतनी मजबूती है। अभी भी देखते हैं ना, कोई स्ट्रांग होता है ना, कोई थोड़ा कम होता है, अभी भी सेवार सनन में भी।
तो वो सब कर्मों की वजह से। कर्मों की वजह से। ठीक है। वज्र ऋषभ नाराज सनन के बाद में नेक्स्ट ऋषभ नाराज सहनन नाम कर्म। इन व्रज ऋषभ नाराज सहनन में हड्डियां ऐसे मरकट बंध से ही बंधी हुई रहती है। हाँ, ऐसे मरकट बंध से, और उसके ऊपर एक और हड्डी का आवरण ऐसे वेस्टर्न लपटा हुआ रहता है, लेकिन उसमें कील नहीं रहती है। इस प्रकार के बंधन को ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। नेक्स्ट नाराज सहनन यानी इसमें इस प्रकार की हड्डियों का ऐसे मरकट बंध तो रहता है, लेकिन ऊपर से हड्डी का वेस्टर्न आवरण लपटा हुआ नहीं रहता है, वो नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन में एक तरफ से बंधन रहता है, एक तरफ से नहीं रहता है ना, ऐसे। और एक तरफ से क्या रहेगा, खुला रहेगा, फिर ऐसे बंधा हुआ नहीं रहेगा, यानी ऐसा तो क्या रहेगा, प्रकार की दृढ़ता नहीं रहेगी, एक थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी सी। क्या रहेगा, एक और से बंधा हुआ है, दूसरी साइड क्या है, खुला है, क्या है, क्या है दूसरा साइड, पूरा क्लियर कीजिए। रहेगा, एक साइड से ही रहेगा मरकट। तो दूसरी साइड से क्या है, वही तो पूछ रही हूँ। एक साइड से मरकट बंद है, ये लीजिए बांध दिया। अब दूसरी साइड से क्या है, ये ऐसे खुला ही रहेगा, दूसरी साइड से क्या है, ऐसे भी रह सकती है ना पास में, ऐसे। नहीं, दूसरी तरफ से कील से भेद कर जोड़ दिया जाएगा। कील से, कील से जुड़ी रहेगी। अच्छा, ऐसा इसमें किस, अच्छा पर लिखा हुआ बुक में दो दिया हड्डियों हुआ। का एक ओर से मरकट बंद द्वारा जोड़कर दूसरी ओर से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए, कील इस से प्रकार की दृढ़ता को अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। सही है, मैंने वो पढ़ा नहीं था कोई बराबर। बात नहीं। कीली दो हड्डी और उसके ऊपर कील से जोड़ दिया जाएगा, उसी का कीली का सहनन। कीली का सहनन वापस बताइए। दो हड्डियों को कील द्वारा जोड़ दिया जाए तो हम्म, कीली का सहनन कहेंगे। ठीक है। और सेवार सन में दो हड्डियां एक दूसरे से एक परस्पर लगी हुई हो, उससे रगड़ाती हुई हो या थोड़ी सी दूर हो, एक दूसरे को इस प्रकार की दृढ़ता को सेवार सहनन कहेंगे। वर्तमान में कौन सा सहनन पाया जाता है? सेवार सहनन। क्या वर्तमान में सिर्फ सेवार्थ सहनन ही पाया जाता है? नहीं, भरत क्षेत्र में रहता है, महाविद्य क्षेत्र में इधर तो व्रज ऋषभ नाराज सहनन रहेगा। ठीक है। वहां पे 6 सहनन रहेंगे। नहीं, वहां छह रहेंगे कि छह नहीं रहेंगे ना, महाविद्य में वर ऋषभ नाराज सहनन ही रहेगा ना, महाविद्य। महाविद्य में वज्र ऋषभ नाराज तो रहेगा, सेवात रहेगा या नहीं रहेगा कंफर्म नहीं है मुझे भी। जी ठीक है। आगे संस्थान, संस्थान कौन करवाएगा अब आगे? और कोई जो न्यू मेंबर्स हैं, रेगुलर नहीं है, जिनकी हैबिट, आज बहुत ही कम जन है क्लास में, सिर्फ आज मैसेज बहुत लेट डला है। हाँ आज एक्चुअली इतना लेट था, मतलब मैं भी भूल गई थी कि आज क्लास है, मैं भी इंस्टेंट मतलब बहुत हड़बड़ हो गया। इससे थोड़ा सा परसों दीदी मैं भूल गई थी क्लास, परसों मैं कर नहीं पाई थी, भूल गई थी। मैंने भी 10 मिनट पहले देखा लिंक आया हुआ था, ऋषि आज क्लास है। Okay. जल्दी आ जाता है तो सब थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हाँ हैं। नहीं सही बात है, और लेडीज को रहता भी अपने हाथ का थोड़ा काम चलटा लेते हैं कुछ, सब चीज रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है नेक्स्ट, संस्थान कौन करवाएंगे, संस्थान नामकरण से? दीदी मैं बताऊं? हाँ प्लीज। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट भी है, मैं वो भी पूछूंगी अच्छी आपसे। बात है ना, डाउट क्लियर होंगे। संस्थान नामकरण जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को समचतुरस आदि संस्थान के रूप में परिणत करता है। संस्थान मतलब शरीर की आकृति होती है। शरीर का संस्थान 6 प्रकार से होते हैं। समचतुरस संस्थान, न्याग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन और हुंड। बोलिए। सादी, कुब्ज, वामन और हुंड, ये 6 संस्थान है। डाउट अभी पूछूं पहले कि हाँ पूछिए। मैंने जब ये 5th चैप्टर पढ़ी तो उसमें था औदारिक, वैक्री और आरक तीनों समचतुरस संस्थान में रहते हैं, लेकिन बाकी में औदारिक होते हैं। ये क्यों? मैं स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी। देखिए समचतुर संस्थान जो होता है वो सबसे सुपीरियर गिना जाता है, जी। औदारिक मनुष्य और की अपेक्षा से, व्यक्रिय में देवताओं की अपेक्षा से।
अच्छा। ठीक है। और आहारक यानी जो लब्धिधारी मुनि होता है उनको समचतुरस्र संस्थान ही होता है नियम। अच्छा। तो इसलिए औदारिक व्यक्ति आहारक तीनों में समचतुरस्र आ गए। समचतुरस्र। मध्य के जो चार हैं वो सिर्फ औदारिक में पाए जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अब लास्ट वाला जो है हुंड, हुंड। वो औदारिक और वैक्रिय। वैक्रिय में नारक की अपेक्षा, नारी की नरक के अपेक्षा जो से। जीव है उनकी अपेक्षा से। जी। ठीक है। थैंक यू। चलो। थैंक यू। अब समचतुरस्र संस्थान नामकरण। क्लास का अ, क्लास का हुंड नैतिक और मनुष्य। औदारिक में तो मनुष्य की अपेक्षा से है ही, अभी जैसे हमारे पास हुंड है मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा से। वैक्रिय शरीर के अंदर नरक के जीवों की अपेक्षा से। और मध्य वाले किसमें बताए? मध्य चार सिर्फ औदारिक में पाए जाएंगे। और ये औदारिक। 3 शरीर में ही होगा, 2 में तो सोने की कुछ है ही नहीं संजनन। जी 3 शरीर में ही होगा सैनन। औदारिक संस्थान, औदारिक वैक्री और उसमें 3 में ही शयनन होगा, उनमें तो होगा ही नहीं संस्थान की बात हो रही है। संस्थान की बात कर रहे हैं आंटी। हाँ संस्थान, सॉरी, संस्थान की तीनों में ही होगा बस। हाँ उनका ही वो पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि समचतुरस्र जो है वो कैसे औदारिक वैक्रिय आहारक तीनों में किस अपेक्षा से। आहारक में हमेशा वो होगा, आहारक में वो नियम आएगा क्या उसका, लब्धिधारी मुनि की अपेक्षा से। लब्धिधारी मुनि की अपेक्षा से होगा। लेकिन ये अभी इसके पहले जो सैनन था, जो सैनन भी हड्डियों का नित्य सब रहता है, उसमें भी आहारक सैनन है ही नहीं ना, सैनन नहीं है, सैनन तो सिर्फ औदारिक में ही है। औदारिक अच्छा, सैनन सिर्फ औदारिक में ही है, आहारक में नहीं है, और वो भी नहीं है। वैक्रिय और आहारक में सैनन का है, सैनन सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर में है। हाँ हाँ, तो सैनन से हड्डियों की मजबूती, हाँ, हड्डियां वैक्रिय तो में कहाँ हड्डियां हैं? नहीं, तो आहारक में भी हड्डियां नहीं होती है, हाँ बिल्कुल नहीं। बराबर। ओके ठीक है। अभी ये संस्थान के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ तो संस्थान संस्थान भी, यानी शरीर की आकृति। तो आकृति तो उसमें तो है ना, आहारक में तो है। हाँ तो है ना, तीनों में है, औदारिक तीनों में वैक्रिय। हाँ बराबर है। ठीक है ठीक है, ओके क्लियर हो गया थोड़ा। वो बुक नहीं है तो थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो हाँ जाते नहीं हैं। ठीक बात है। हाँ ऋतु दी कराइए आगे। समचतुरस्र संस्थान डेफिनेशन सेम है दीदी, रिपीट नहीं करूँ ना? हाँ नामकरण की डेफिनेशन नहीं रिपीट करनी है हाँ। आपको, आपको ये समझाना है कि समचतुरस्र क्या है वो समझ। समचतुरस्र मतलब सम मतलब समान, चतुर मतलब सभी प्रमाणों से, और कोण मतलब एंगल से, मतलब सभी एंगल से उत्तम अवयव वाले जो शरीर होते हैं, जिनकी आकृति वो समचतुरस्र संस्थान होते हैं। न्याग्रोध परिमंडल ऊपर से चौड़े, उत्तम उत्तम प्रकृति और नीचे से हीन। कौन से वृक्ष? वटवृक्ष। वट वृक्ष। बरगद, हाँ बरगद। बरगद का पेड़ वट वृक्ष के समान ऊपर से उत्तम अवयव वाले होते हैं, और नीचे से हीन शरीर, हीन होता है उनकी आकृति। एक नागवत परिमंडल, समझो नागवत, सादी, सादी नीचे से उत्तम, उत्तम आकृति और ऊपर से हीन होते हैं, शाल्मली वृक्ष के समान। कुब्ज में छाती, पेट और पीठ उत्तम अवयव के होते हैं, और बाकी शरीर के अंग हीन होते हैं। वामन में उत्तम छाती, पेट और पीठ हीन होते हैं, और बाकी अवयव उत्तम प्रकृति के होते हैं। और हुंड में लगभग सभी हीन होते हैं अवयव, शरीर के अवयव। ठीक है ना? हाँ सही एकदम। और वर्तमान में, जी दीदी। वर्तमान में कौन सा संस्थान है? वर्तमान में हुंड, हुंड। क्षेत्र में हुंड। हम्म। दीदी मैं ये पूछती थी, दीदी हाँ मुझे ये पूछना था, वैक्री में तो सारे संस्थान हो सकते हैं ना? किसमें? वैक्री शरीर में सारे वैक्रिय संस्थान हो में सकते सारे हैं? नहीं होंगे। वैक्रिय में देवताओं के अगर हम देखेंगे तो उनके हमेशा समचतुरस्र ही होगा। नहीं, ये नरक जो के जैसे जीवों के हमेशा हुंड ही होगा, मध्यम चार नहीं होंगे, मध्यम चार सिर्फ और सिर्फ औदारिक को होंगे। नहीं, जैसे देवता वैक्री करते तो सारे शरीर बना सकते हैं ना, वैक्री करते हैं तो। वैक्रिय करते हैं तो वो सारे शरीर बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो आकृति वो समचतुरस्र ही कंसीडर्ड होगी। जैसे जैसे अपन अपन पढ़ते हैं ना कि श्रावक वगैरह आने, श्रावक वगैरह कामदेव को देवता आए डिगाने के लिए, तो उन्होंने ऐसा रूप बनाया, बेबस रूप हाँ बनाया, शरीर से बनाया ना उन्होंने इष्ट वक्त, तो वो सारे संस्थान उसमें कहाँ वैसा संस्थान था, ऐसे भयानक चेहरा और हुंड संस्थान जैसा था।
वो क्या, वो उनका उत्तर वैक्रिय शरीर हो गया। हाँ, उत्तर वैक्री। ठीक है, अच्छा, हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं वैक्रिय शरीर में। उत्तर वैक्रिय वो कुछ भी बना रहे हैं, वो तो उनके पास लब्धि है, वो उसका कैसे भी उसको फोड़ सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल अगर हम बात करेंगे तो देवताओं के अंदर समचतुरस्र ही है, और नरक के अंदर हमेशा हुंड ही है। ये जो उत्तर व्यक्ति बनाते हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी कितनी रह सकती है, मतलब इसके। स्टेबिलिटी का समय का मुझे आइडिया नहीं है। जी हाँ। आहारक का तो जैसे अंतर मुहूर्त फिक्स रहता है। जी बिल्कुल हाँ। अंतर मुहूर्त में हो वैक्रिय, जाता है। हाँ अंतर और मुहूर्त में आरक का काम हो जाता है। हाँ, मतलब उसको उतने ड्यूरेशन में ही करना रहेगा। करना रहेगा, अच्छा हाँ। नहीं, फिर वो वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, वैक्रिय कितने ड्यूरेशन के लिए बना सकते हैं ऐसा कुछ पढ़ा नहीं स्पेसिफिक अभी तक। कोई बात नहीं, हाँ ठीक दीदी, हम ये भी तो पढ़े हैं ना कि नारकी और देवता में संहन शुभ और अशुभ प्रकृति के कारण नहीं होते हैं। वापस बोलिए, नारकी में। नारकी और देवता में शुभ और अशुभ प्रकृति के, अशुभ और शुभ प्रकृति के कारण सहनन नहीं होते हैं। लेकिन तो फिर हम यहाँ पे व्रज ऋषभ नाराज सहनन और सेवार्थ सहनन नारकी और देवता भी अच्छा, मैं सॉरी हुंड के, सॉरी 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 कंफ्यूज हो गई। ठीक है। आगे वर्ण नामकरण। हाँ, वर्ण नाम, वर्ण यानी कलर। जिस कर्म के उदय से शरीर के पुद्गल को काले नीले आदि वर्ण के रूप में परिणत करते हैं, उसे वर्ण नामकरण कहते हैं। कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र और शुक्ल। इसमें 5। से पुण्य कितना है, पाप कितना है? 3 पुण्य के हैं। लोहित, कृष्ण, कृष्ण और नील पाप के हैं। शुक्ल, शुक्ल पुण्य के हैं। पुण्य के। और बीच का नहीं लोहित पता। हरिद्र लोहित, हरिद्र नहीं, आइडिया नहीं। पुण्य के हैं। पुण्य ही होगा, हाँ पुण्य ही होगा। कृष्ण नील पाप के हैं, लोहित हरिद्र शुक्ल पुण्य के हैं। पुण्य के हैं। नेक्स्ट। गंध नाम कर्म। गंध यानी सुगंध नहीं, स्मेल जो बोलना चाहिए, ओडोर। जिस कर्म के वजह से शरीर के पुद्गलों को सुरभि या दुर्भिगंध के रूप में परिणत करते हैं, उसे गंध नाम कर्म। सुरभिगंध और दुर्भिगंध इसकी 2 प्रकृतियां हैं। सुरभि पुण्य प्रकृति है और दुर्भि पाप प्रकृति नहीं, से। अब पुण्य पाप तो बाद में पड़ेंगे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। ओके। रस नाम कर्म। रस यानी फ्लेवर, टेस्ट। शरीर, जिस कर्म के उदय से शरीर के पुद्गलों को कड़वा, तीखा, खट्टा आदि रस के रूप में परिणत करे, उसे रस नाम कर्म कहते हैं। तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर। तिक्ति यानी? तिक्त यानी कड़वा। हाँ। कटुक हाँ, यानी? कटुक मतलब तिक्त, कटुक, तिक्त, कड़वा, कटुक, कटुक तीखा। कषाय मतलब आंवले का टेस्ट, कसेला। और अम्ल मतलब खट्टा। और हाँ, मधुर। बाकी पीछे वाले तो ठीक है, तिक्त और हाँ कटुक में थोड़ा सा वो। ये थोड़ा उल्टा हो गया इसमें। हाँ, हाँ, उल्टा है इसलिए थोड़ा सा। ये उल्टा हो गया। ये दिखते ने तीखा होना था, शब्द मिलता जुलता, ये थोड़ा उल्टा। हाँ, ये होना ऐसे ही चाहिए था। जब हमने भी शुरू में पढ़ा था तो हमने क्या मीनिंग नहीं पढ़े थे, सिर्फ हाँ, ऊपर का पढ़ लिया, तिक्त कटुक कषाय, और उसी शस्त्र के तिक्त मतलब तीखा होगा, कटुक मतलब कड़वा होगा। फिर जब एग्जाम हुई हमारी, तो वो जब क्रॉस हो गया तो हमको लगा, अरे क्रॉस क्यों हो गया? तो मैं ऐसा फरमाया कि भाई ध्यान से पढ़ो, नीचे मीनिंग देखो, तिक्त मतलब कड़वा, कटुक मतलब तीखा। जैसे अपन बोलचाल में ही बोलते कटुक ना कड़वा ही बोलते जनरल। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट है। ये मेरा एक डाउट है इसमें। हाँ जी, बोलिए, पूछिए। ऋतु दी बताएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, पूछिए। जैसे अभी अब कोई चीज हम खा रहे हैं, जैसे मान लो मैं मीठा खा रही हूँ, तो मुझे टेस्ट किसके कारण पता चलेगा कि वो मीठा है? जीभ के कारण पता चलेगा या फिर मधुर रस नामकरण के कारण पता चलेगा? क्वेश्चन है। हाँ, जीभ का तो फंक्शन ही है, टेस्ट बर्ड्स उसका है ही, उसका फंक्शन ही है बताना। लेकिन जो आपको टेस्ट फील हो रहा है, वो मधुर नाम कर्म के मेरे हिसाब से उस हिसाब से होना चाहिए। फील मतलब मुझे समझ कैसे आ रहा है कि वो मीठा है, वो कड़वा नहीं है, खट्टा नहीं है, वो मीठा है, मुझे समझ कैसे आ रहा है? किसके वो कारण जो आ रहा जीभ जीभ का जो टेस्ट बर्ड है वो आपको बता रहा है ना। है ना? मुझे भी ये लगा हाँ, था जीभ कि का जीभ टेस्ट के बर्ड ही कारण। बता रहा है वो तो आपको। वो आपको जीवेंद्रिय के कारण ही पता चल रहा है, वो उसी का फंक्शन है। हाँ। वो उसके कारण ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये
क्या टेस्ट है इसका। और जो फिर चीज आप बोल रहे हैं कि मधुर रस नामकरण, तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मधुर रस पता चल नामकरण जाएगा। की। वही वही समय डेफिनेशन पढ़ी, मतलब इसलिए मुझे अभी जिस कर्म आप कंफ्यूजन के हुआ उद्देश्य कि इस जिस जीव कर्म के शरीर उद्देश्य के शरीर के पुद्गलों को पुद्गलों को हाँ मधुर रस अभी नामकरण फॉर शरीर के परिणत एग्जांपल पुद्गलों करेगा। में आप परिणत हाँ, करता है, अभी यही मुझे आप समझ इसको में फॉर आया मधुर कि एग्जांपल रस नामकरण कहते हैं। हाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा शरीर हुआ है के कि जिससे पुद्गल को आपको कैसे मधुर करेगा। टेस्ट फील हो। शरीर के पुद्गलों को। अभी आम को ले लो, आम को ले लो, आम मीठा है ना, तो उसमें हाँ, मधुर रस नामकरण का उदय है। हाँ, हम कहाँ मीठे हैं, हम खाली मीठे को सेंस कर पाते हैं, मगर हम मीठे थोड़ी हैं। आम आम खाने से मीठा लगता है ना, तो आम में मधुर रस नामकरण का उदय है। एग्जैक्टली। ऐसे नाम कर्म का उदय उदय उसमें है, आम में है नहीं। विचित्र। वस्तु में है उस चीज का, जैसे आप रस नाम। डेफिनेशन पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव डेफिनेशन शरीर से ही मुझे कंफ्यूजन हुआ मैम, डेफिनेशन से ही कंफ्यूजन हुआ कि शरीर शरीर के के पुद्गलों को। पुद्गलों को। हाँ, इसको आप कोमल जी, आप इसको एक एग्जाम्पल, बार हाँ, अच्छे से थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए ना ये। देखो, एग्जाम्पल कोई। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो भी हम मतलब टेस्ट हम्म। फील करते हैं वो जी। रस नामकरण की वजह से है या क्या है। तो हम्म। पॉइंट इज, जो हम टेस्ट फील कर रहे हैं वो तो सब हम, वो जीवेंद्रिय का काम है, हम्म। वो उसकी वजह से, उसमें रस नामकरण का कहीं काम नहीं है। रस नामकरण के हम डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को, जो अपना बॉडी है उसके जी। पुद्गलों को इन रस के रूप में परिणत करे, वो है रस नामकरण। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी को है ना नेल्स बाइट करने की हैबिट है, तो कभी देखा है नेल्स जो होते हैं वो हम्म। ऐसे खारे खारे से लगते हैं, अच्छा। हम्म। या अपने पता नहीं। आंसू होते हैं वो भी खा रहे होते हैं। वो हाँ, वो खा रहे नमक होते हैं। जैसा, मतलब ऐसे खारा नमक खारा है। सा फ्लेवर होता है उसका। तो जो आंसू है ना, वो क्या है, आंसू भी तो है, तो पुद्गल ही, एवरीथिंग इज पुद्गल। हम्म। तो आंसू क्या है, आंसू के अंदर जो है ये क्या नाम है, खारा बोलो आप जिसको, जो भी कंसीडर करो, तो सारा कौन उसके से अंदर रस में आएगा सर। रस नामकरण का उदय हो गया। रस नामकरण आपके शरीर के पुद्गलों को उस पर्टिकुलर रस के रूप में परिणत कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप जो फील कर रहे हो वो उस रस की वजह से, वो चीज नहीं है। अब जैसे यही सेम चीज वर्ण पर भी अप्लाई हो जाती है ऐसे, तो वर्ण नामकरण में क्या बोल रहे हैं, हम्म। ऐसा थोड़ी कि जो हम कलर देख रहे हैं, सेम वही बात हो गई कि जो हम देख रहे हैं क्या हमारे उस वर्ण का है, कि हम ब्लैक देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कृष्ण नामकरण का उदय है, हम ब्लू देख रहे हैं तो क्या ब्लू नामकरण का उदय है। देख रहे हैं बिकॉज वो आइज का काम है, हम्म। हमारी आइज उसको कैच कर रही है, उसमें नामकरण का कोई रोल नहीं है। हाँ। शरीर के पुद्गलों को उस वर्ण के रूप में परिणत करना, हम्म। कृष्ण नील लोहित हरित शुक्ल, ये पांचों कलर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो उन अच्छा। पुद्गलों को उस कलर के रूप में परिणत करने का काम वर्ण नामकरण का है। जो हम देख रहे हैं, हम ब्लैक देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे हैं, वो नहीं कैसे हम ग्रीन कलर देख रहे हैं तो हमारे वो ग्रीन कलर, मतलब लोहित हरिद्र, हरित नहीं, कृष्ण नील लोहित हरिद्र शुक्ल है ही नहीं ग्रीन, तो येलो देख रहे हैं तो येलो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे हरिद्र का उदय होगा, या ब्लैक देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे कृष्ण का उदय होगा, वो तो आइस का काम है। दीदी जी, कर्म के वजह से जीव, तो हम जीव में खुद को ही देखते हैं। जीव यानी अपन दूसरी चीजों को भी जीव मान सकते हैं, आम को, तो वो हाँ, तो सब जीव ही है ना। ही है, हम आम नहीं है, पदार्थ नहीं। खा रहे हैं, इसलिए वो सही नहीं बैठ रहा है। अपन हर चीज को खुद पे ही देख रहे हैं ना, कि हो सकता है। इसीलिए नहीं हो रहा है। वो जीव दूसरे भी है ना, पुद्गल, जो उनके उनके ऊपर अपन फिट करेंगे तो सही हो जाएगा ये, है ना। हमारे अंदर भी होता है, वो पॉइंट ये हमें पता नहीं होता। अब हमने अभी ऐसे कोई खुद की बॉडी पार्ट को टेस्ट तो किया नहीं, क्या है क्या नहीं। अब जैसे आंसू का एग्जांपल देखने को ध्यान में आ गया, क्या हाँ। ठीक है, आंसू निकलते हैं, कभी कभी मुंह में गए हो तो देखा होगा ऐसे खारा सा टेस्ट होता है उसका, तो वैसे, तो और उसमें जो आप चीज बोल रहे हैं ना तृप्ति दी, वो तो हमारे इंद्रियों का फंक्शन हो गया। चाहे हम कलर्स देख रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं हम, ये जो आप टेस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो इंद्रियों का काम हो गया। वो उसमें कर्म का उदय वाला सीन नहीं है। उद्गलों को जिस रूप में परिणत कर रहा है, अब जैसे आप स्मेल की भी ले लीजिए, गंध पर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि गंध है कि अच्छा परफ्यूम लगाया, अच्छी स्मेल आ रही है, तो अच्छा अच्छी स्मेल आ रही है तो क्या हमारे सुरभि नामकरण का उदय है। या खराब, कहीं हम रोड से निकले, कहीं गटर के पास से निकले तो खराब स्मेल आ रही है, तो क्या खराब स्मेल आ रही है इसका मतलब हमारे भी दुर्बि नामकरण का उदय है। नहीं। इसको कैसे समझेंगे फिर। शरीर के उद्गलों को सुरभि या दुर्बि के रूप में परिणत करेगा। पसीना आ गया तो गंध आने लग जाती है, तो शरीर के में क्या हुआ, पसीना क्या है, उद्गल ही तो है हमारे। तो हमारी मतलब बॉडी,
इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि स्मेल वही है हमको, हमारे शरीर अगर स्मेल कुछ भी है, अगर मेरे दुर्भिगंध रसनामकरण का दुर्भिगंध का उदय होगा तो मुझे वो बुरी लगेगी। बुरी लगेगी नहीं, वो बुरी स्मेल ही आएगी। अगर दुर्गंध का आपके उदय है तो आपकी बॉडी की स्मेल, ऐसा होता है कभी कभी, आपने नोटिस किया होगा किसी किसी की बॉडी की स्मेल नहीं अच्छी लगती है अपने को। ये हम नॉर्मल एग्जांपल एनिमल पे भी ले सकते हैं, आप सब चीज ह्यूमन बीइंग पे मत लो, थोड़ा सा नहीं कॉम्प्लिकेट हो सर, जाएगा। मतलब सिर्फ बॉडी का क्यों, कोई भी चीज का हो सकता है ना हाँ, स्मेल, किसी तो भी मतलब चीज का हो फ्लावर्स सकता है। का भी हो बॉडी सकता है। इसलिए क्योंकि वो समझने के लिए इजी रहती है। दीदी हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि जो गटर की स्मेल हमको दुर्भिगंध है, लेकिन वो जो गटर में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए हाँ, तो वो उसके लिए वो अच्छी भी है। हाँ, हाँ, करेक्ट। सुअर को अच्छी लगती है ना, अपने को गंदी लगती है। हाँ लेकिन लेकिन हम ओवरऑल कंसीडर करते हैं। जैसे गोत्र नामकरण में हमने पढ़ा था ना कि तिर्यंश है, ठीक है, हाथी है, हस्ती रत्न है, सबसे अच्छा हाँ, क्वालिटी का है कि और भाई तिरंगा है, मतलब क्या बोलते हैं उसके, चक्रवर्ती का हाथ। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से एक कंसीडर होता है, तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका उच्च गोत्र का उद्योग है, कह रहे भाई सबसे सुपीरियर हाथियों में तो सबसे सुपीरियर है ना, स्टिल है तो हाथी ना, तो होगा तो तिरंश। वो नीच तो भी गोत्र नीच का ही, गोत्र में ही आएगा वो। हाँ, होगा तो वो नीच गोत्र का ही। तो सेम ऐसे ही जैसे कि भाई अपने बात करें गटर के स्मेल की, सुअर को अच्छी लग रही है, ठीक है, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ओवरऑल वो क्या है तो वो दुर्भिगंधी हम्म। वैसा। ठीक है ओके, तृप्ति, क्लियर हुआ आपका पॉइंट? सर, हो गया। मतलब अपना शरीर उन पुद्गलों को उस परिणित रूप में करता है। परिणित करता है। करता है। अच्छा एक सेकेंड, एक और चीज, पुद्गल का मतलब क्या होता है? जो भी हमको दिख रहा है, मतलब सडन जो भी गलन दिख रहा है, नहीं विध्वंस। दिख रहा है, सडन पुद्गल गलन वर्ण विध्वंस। गंध रस स्पर्श सहित। ये आपने ही बोल दिया, पुद्गल यानी कि वर्ण गंध रस वर्ण स्पर्श गंध रस सहित। स्पर्श। सहित। आ गई जिसमें ना वो चारों है। चीजें, हाँ, वर्ण गंध हाँ, रस तो स्पर्श। जिसमें है वो पुद्गल है, सही बात है। उन्हीं पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं और समझते हैं। तो वही सेम चीज, वर्ण गंध रस स्पर्श, हमारा शरीर भी क्या है, पुद्गल। तो वर्ण भी है, गंध भी है, उसमें रस भी है, उसमें स्पर्श भी है। अपने शरीर में रस कहाँ है? आंसू। आंसू हो गया, और भी होगा ही रस, तो मतलब जैसे भी सब है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन होगा ये सब चीज। हाँ हाँ। रस कुछ ना कुछ होगा, तभी मरने के बाद कोई ना कोई जीव तो उसको खाने के लिए रहते ही है, मतलब हम्म, उनको उस चीज का टेस्ट तो आता ही है। हम्म, सही बात। दीदी एक मेरे को डाउट था, जैसे हाँ। अपन बोलते हैं अभी हुंड संस्थान है, तो हम्म। अभी जैसे कोई किसी के जैसे पोलियो वगैरह होता है, तो हम्म। उनके जैसे एक पैर पतला और एक पैर ऐसे है, तो हम्म। उनका भी मतलब संस्थान हुंड ही होगा या हुंड, क्या बोलते हैं उसमें वामन या कुब्ज जैसे नहीं आएगा मतलब? हुंड, हुंड वर्तमान में हुंड ही है। भले ही वो ऐसे है तो भी मतलब वो हुंड में ही आएगा। हाँ जी। कुब्ज वाले भी तो रहते हैं, वामन संस्थान वाले, जिनकी हाइट कम रहती है, बहुत छोटे। वर्तमान में जो पाया जा रहा है भरत क्षेत्र में, जो रहे हुए मनुष्य हैं, उनमें चाहे हाइट छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, चौड़ी हो, कैसी भी हो, वो सब हुंड के अंदर ही है, नहीं, पर जैसे अपन देखते हैं ना, चाहे ऐश्वर्या राय हो या कोई भी हो, वो भी हुंड में ही आएगी। हुंड में ही है एक्चुअली। मतलब किस अपेक्षा से ये ऐसे हुंड जैसे बोला, मतलब क्या क्या लिया हुआ है कि ये हुंड में ही कंसिडर किया है इसको, क्या मतलब ऐसा? लिया हुआ, मतलब जो समचतुरस है ना, उसमें एक बहुत हाई क्वालिटी की इमेज सेट की हुई है, ओके। जिसको हमने देखा नहीं, मतलब हो सकता हाँ है शायद नहीं देखा देखा। हो, एट प्रेजेंट की हाँ अगर एट हम बात करें, प्रेजेंट हमारी नहीं देखा। मेमोरी में नहीं है, हाँ। शंकर भगवान का शरीर। हम्म। अब हम जैसे पढ़ते हैं कि उनका शरीर के इतना उत्तम, इतना उत्तम, इतना उत्तम, हम्म। तो उनको है समचतुर संस्थान। अब उसके सामने हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, एकदम भद्दा है। हम्म। भले चाहे कितने भी सुंदर हो। हाँ, तो मतलब जैसे महाराज ये फरमाते हैं कि जैसे वर्तमान में भाई हुन संस्थान ही पाया जाता है, तो किसी को भी अगर ऐसे घमंड टाइप के ना कि हाँ भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, मिस यूनिवर्स में मिस वर्ल्ड हूँ, तो हाँ। मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड भी होंगे, पर भाई आप में हुंड ही है, आपसे बहुत सुपीरियर 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 भी बैठे हैं। हाँ, तो कभी इस चीज के लिए प्राउड नहीं फील करना चाहिए, फिर भी सही बात है। और ना ही कभी इस चीज के लिए हीन फील हीन करना फील चाहिए कि करना। अरे मेरे में मतलब मैं अच्छी नहीं दिख रही, या मैं ऐसी नहीं दिख रही, या खुद को कभी ऐसे डाउन भी नहीं डिग्रेड। करना चाहिए, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। ये क्या है, कर्मों का उदय है, आज है कल नहीं है। कि जो अपन ने वामन और कुब्ज संस्थान की डेफिनेशन देखी ना, कि जिसमें शरीर की आकृति, बीच के अंग,
पूर्ण और हाथवादी ऐसे हो, तो ऐसे तो व्यक्ति अभी भी दिखाई देते हैं हमें। ऐसे व्यक्ति अभी दिखाई देते हैं। बात ठीक है, ये क्या है, अपन पढ़ रहे हैं तो अपन ने एक खुद से एक अपने माइंड में अपन ने इमेज क्रिएट कर ली कर ली। कि हाँ इस टाइप का ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो ये एक इमेज होगी। हाँ, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके हिसाब से हम खुद ऐसे हाँ। सोच लेते हैं कि मतलब ऐसे होगा ऐसे। बिल्कुल, लेकिन पाया अभी हुंड ही जाता है। ठीक है। ठीक है, ऋतु दी आगे बताइए। स्पर्श। स्पर्श नामकरण, स्पर्श यानी टच, टच करना या फील होना जो भी है। स्पर्श जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कठोर, कोमल, गुरु, लघु आदि रूप में परिणत करता है, उसे स्पर्श नाम करते हैं। कक्खट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इसके 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट। आनुपूर्वी नामकरण, हम्म आनुपूर्वी नामकरण जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि भव में जाते, एक सेकेंड, नरक आदि भव में जाते हुए कार्मण कायोग की अवस्था में, नरक आदि गति में जाते हुए मात्र कार्मण कायोग की अवस्था में, जो कार्मण कायोग की अवस्था में नरक आदि भवों में जाते हुए विग्रह गति में, ओके, विग्रह गति के समय कार्मण कायोग की अवस्था में आकाश आकाश की श्रेणी के अनुसार गति करे, उसे आनुपूर्वी नामकरण कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, नरकानुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी और देव अनुपूर्वी नामकरण। ये एक बार आप इसको क्लियर करेंगे, आकाश श्रेणी के अनुसार कैसे, यानी आकाश प्रदेशों, आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश दीजिए। हाँ, आकाश प्रदेशों की श्रेणी, मतलब जो स्पेस होती है ना उसके अकॉर्डिंग गति करना। नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं आप? मतलब कोई जीव है, जी। सपोज अभी हम यहाँ से नेक्स्ट नरक भूमि में अगर जाने वाले सपोज, तो यहाँ से नरक भूमि में जब हम जाएंगे तो विग्रह गति करेंगे हम, तो उस कुछ ड्यूरेशन हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का योग हुआ, मतलब औदारिक छोड़ के जा रहे हैं, आगे का विक्रिय नहीं आएगा, तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो ऐसे गति कर रहे हैं, मतलब तो गति क्या है, जैसे आकाश प्रदेश है, आकाश प्रदेश का मतलब हो गया स्पेस, हो गया जगह, हो गई जगह, तो लाइन से ही गति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कैसे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि इधर उधर ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी नहीं जा सकते, एक फिक्स फॉर्मेट रहता है। 90 डिग्री के एंगल से ही जीव गति करता है। हाँ, जहां भी जाना है उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हिसाब से ही वो चलेगा। वही, तो एक फिक्स फॉर्मेट में ही गति कर रहा है, तो वो उस श्रेणी के अनुसार जो आकाश प्रदेश मतलब लाइन से ऐसे ऐसे गति करना, इस आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति करना, वो फिक्स फॉर्मेट में चलना, ये वियोग गति कहलाती हूँ। हाँ, ठीक है, आगे समझ सकते हैं। आकाश प्रदेशों की श्रेणी यानी एक लाइन से चलेगा, ऊपर नीचे होके नहीं चलेगा, ये जीव ऐसे, हाँ, ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग नहीं चल सकता, वो ऐसे लाइन से ही जाएगा। और ये 90 डिग्री का था, मतलब क्या नहीं समझ में आया? 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा, फिर टर्न ऊपर जा लेगा, सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, सीधा सीधा ही जा सकता है, ऐसे जिगजैग 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 नहीं जा सकता, या ऐसे 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 कैसे भी नहीं जा सकता। डायगनली, उसको डायगनली नहीं जा सकते हैं, सीधा अच्छा, मतलब वर्टिकल या परपेंडिकुलर, मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल मान जाएंगे। लीजिए, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, मैं एक सेकेंड नंबर लिख देता हूँ, या तो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, 2 1 और 2 लिखा है मैंने। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अब सपोज 1 से 2 पे जाना है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जा सकता, तिरछा नहीं जा सकता। हाँ, ठीक है, इसको अगर जाना होगा तो ये क्या करेगा, ये 1 से पहले A पॉइंट पे जाएगा, फिर A से 2 पे जाएगा। अच्छा, तो ये जो लाइन से जा रहा है ना, ये आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करना। अच्छा, ये आकाश प्रदेशों की श्रेणी हो गई। हाँ, मतलब ये यहाँ पे आकाश प्रदेश है, आकाश प्रदेश का मतलब क्या, स्पेस, खाली स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं, खाली स्पेस। हाँ, स्पेस है, तो इसको जब जाना है तो ये फिक्स है कि ये लाइन से ऐसे ऐसे जाएगा,
फिर ऐसे ऐसे जाएगा। ओके। कभी भी ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी नहीं जा टेढ़ा सकता। मेढ़ा ये कैसे भी नहीं जा सकता है। अगर सीधा यहाँ जाना है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाना है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। हम्म। इस तरीके से एक फिक्स फॉर्मेट रहता है इनका। फिक्स फॉर्मेट। वो विग्रह गति का थोड़ा अगर कभी हुआ हाँ तो उसके अंदर चीजें क्लियर होंगी। या 4 मोड़ में जीव अपनी जगह पे पहुंच जाता है, 3 या 4 मोड़ में, ऐसा है ना? 4 मैक्सिमम 4 समय, मिनिमम 1 समय। अच्छा। हम्म। मिनिमम 1 समय रहता है तो उस टाइम जीव आहारकी कहलाएगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा है कि उसके पास जहां जाने वाला है उसका कायोग मिल जाता है उसको। जब 4 समय होगा तो उसमें 2 समय के लिए जीव अनारक होगा, एक दूसरा और तीसरा समय। दूसरे और तीसरे समय के लिए। हम्म। ठीक है, आगे व्यायोग गति। व्यायोगति नामकरण जिस कर्म के उदय से जीव जीव की गति या हलन चलन प्रशस्त या अप्रशस्त हो उसे विहायोगति नामकरण कहते हैं। गति का मतलब है कि लब्धि पर्याप्त जो त्रस्त जीवों के लब्धि पर्याप्त त्रस्त जीवों की शरीर की पर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था में होने वाली हलन चलन की क्रिया। ठीक है, लब्धि नेक्स्ट परागात अष्टक से कौन करवाएगा? परागात अष्टक। कीर्ति दी करवाइए। इस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणत करता है कि वो स्वयं के लिए पर के लिए घात के रूप में पर के लिए घातक रूप में साबित हो, उसे पराघात नामकरण कहते हैं। साथ में ना पर कुछ लेमन एग्जांपल्स देते जाइए। डेफिनेशन मत बोलिए, आप एकदम लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि पराघात का मतलब क्या है, उच्छ्वास में क्या है। ठीक है, पर का घात मतलब अपनी रक्षा के लिए किसी को हर्ट करना, वो पर का घात का सामर्थ्य उत्पन्न होना। उच्च सांस लब्धि से युक्त मतलब हम उच्च सांस ले सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं नहीं ले सकते वो तय करना, वो उच्च सांस नामकरण का काम है। ये कर्म का उदय सिर्फ आनापान से योग्य जीवों में ही होता है, युक्त जीवों में होता है। ये आतप नामकरण। आनापान से युक्त तो सभी जीव होंगे ना? जी, आनापान से युक्त तो सभी जीव होंगे, सभी जीव सांस लेते हैं। अपर्याप्त जीव नहीं ना। होंगे। अपर्याप्त जीव, राइट। ठीक है, ठीक है। हाँ। आगे हाँ, आतप। आतप नामकरण मतलब जो खुद गर्म नहीं है, हाँ, जो खुद गर्म नहीं है और गर्म प्रकाश प्रकट करेंगे, गर्म प्रकाश ही फैलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए चंद्र विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का एक जीव, सूर्य विमान में रहे हुए सूर्य बादल पृथ्वी का एक जीव, ऐसे ही अन्य सूर्य विमान में रहे बादल पृथ्वी का एक जीवों के लिए भी समझना चाहिए। और फिर उद्योत नामकरण, उसमें उल्टा है, वो खुद उष्ण नहीं होते हुए उष्ण रहित ही प्रकाश प्रकट करते हैं, फैलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए चंद्र विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी के जीव, एग्जाम्पल के लिए जुगनू आदि इसमें आएंगे। फिर अगुरु लघु नामकरण, इस कर्म की वजह से कोई भी चीज या जीव बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है, बहुत ज्यादा हल्का नहीं होता है। इतना ही भारी नहीं होगा कि आप उसको उठा नहीं पाओ, और इतना भी हल्का नहीं होगा कि वो हवा के झोंके से उड़ जाए। एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन। चीज आपने बोला कोई जीव इतना भारी नहीं होगा जिसको हम उठा ना पाए, हाँ। करेक्ट? हाँ। तो क्या आप 400 किलो के आदमी को उठा लोगे? नहीं, तो फिर आपने आपकी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कैसे? मतलब मैं वही बोली ना कि धरती पे धरती ना उठा पाए, मतलब धरती ना उठा पाए उसका भार, इतना भारी ना करे। समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। आपने आपने ये लाइन बोली कि अगुरु लघु मतलब कोई जीव इतना भारी नहीं हो जिसे हम उठा ना सकें, हाँ। राइट? हाँ, तो क्या आप 400 किलो के आदमी को उठा पाएंगे? नहीं उठा पाऊंगे। तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना। इतना ही भारी नहीं होगा कि उसको कोई
नहीं समझ आ रहा है इसका आंसर। नहीं, आप अगुरु लोगों का मतलब बताइए पहले। आपने अपनी स्टेटमेंट क्या बोली, आप वापस बोलिए। जिस मतलब इस कर्म की वजह से कोई भी जीव बहुत ज्यादा हल्का नहीं होता, मतलब एक लिमिट जितना होना चाहिए, जिस चीज का जितना वेट होना चाहिए जिस जीव का उतना होता है। या कोई अगर थोड़ा भारी है, जैसे कोई कोई होते हैं जो जिनका वेट ज्यादा होता है या जिनका वेट कम होता है, वो शायद अगु लघु नामकरण की वजह से होता है, ऐसे समझ सकते हैं। अगुरु लोगों का मतलब क्या हुआ? अ का मतलब दीदी नहीं। दीदी हाँ हाँ, भैया। अब गुरु यानी हाँ भारी, दीदी, लघु क्या यानी हल्का। इसका मीनिंग है हम अपने शरीर को हल्का भारी कर सकते हैं, यही तो अगुरु लघु है। हल्का भी कर सकते, मतलब हमारा वेट को हम कम ज्यादा हम कर कैसे सकते हैं क्या? करेंगे, मतलब भैया क्या हम ये कैसे अगुरु करेंगे? लघु? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, शुभम भैया अच्छा ये नहीं है। अच्छा दीदी, ठीक है। हाँ। इसका मतलब शायद आपने ऐसा बताया नहीं कि अपना शरीर इतना भी भारी नहीं हो कि अपन चल फिर नहीं सके, ऐसा, और हाँ, इतना भी हल्का नहीं हो कि अपने को अब खड़े रहने की भी नहीं बने, क्योंकि थी आपकी मिस्टेक कहाँ हुई थी, आप बोल रहे थे किसी जीव का शरीर खुद के इतना लिए भारी होगा नहीं वो। है जिसे हम ना उठा सके। मैं दूसरों के लिए तो हम बोली, अपने दूसरों की लिए अपेक्षा से नहीं करें। अब गाय है तो क्या हम गाय को उठा सकते हैं? नहीं। नहीं उठा सकते ना। तो ये फिर स्टेटमेंट गलत हो गई। अब हम लोगों का मतलब है कि हमारा खुद का शरीर इतना भी भारी नहीं है कि हम खुद से उसको कैरी ना कर सके, और इतना हल्का भी नहीं है कि हवा का झोंका आया और उड़ गया। हम्म, ठीक है। तो ये ठीक है किसके के लिए कहलाएगा? जी। अगुरु लघु, अगुरु लघु किसके लिए कहलाएगा? अपने स्वयं के लिए? हाँ, हाँ, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? डेफिनेशन दी हुई है सर। जिस कर्म की वजह से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणित करे। तो समझ नहीं आया, गुरु लघु रूप में यानी? अ यानी नहीं। यस। अ का हाँ, मतलब है नहीं। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। इतना भी भारी नहीं और इतना भी हल्का नहीं। मतलब अपना स्वयं का जिसका जीव का शरीर स्वयं हाँ, के लिए। मतलब तितली है हेल्दी। तो उसके उसके शरीर के हिसाब से है, हाथी है तो उसके शरीर के हिसाब से है, सबके हाँ, अपने ऐसा। किसी दूसरे के साथ। अब गाय है तो गाय का अपना वेट है, हम्म, उसका अपना, उसके शरीर के पुद्गल उस हिसाब से परिणित है, तो वो अगुरु लघु उसके ऊपर, उसका उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट। तीर्थंकर। तीर्थंकर जिस कर्म की वजह से, मतलब भाई तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त करके उसका अनुभव करे, उसको तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। और उसको तीर्थंकर जित नाम कर्म को प्राप्त करके नहीं, तीर्थंकर पद को प्राप्त हाँ, करके। सॉरी सॉरी, तीर्थंकर पद को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हैं, उसको तीर्थंकर नाम कर्म बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जिन नाम कर्म भी है। अब निर्माण नाम कर्म, इसका काम होता है शरीर के पुद्गलों को, मतलब संघातन नामकरण तो पुद्गलों को ले आया, सब सामान घर में, जैसे कोई भी सामान है, चौके का सामान चौके में ले आया, पर उस चौके के सामान को जमाना भी तो पड़ेगा ना, तो वो काम निर्माण नामकरण करेगा। बर्तन स्टैंड में बर्तन जमा दिया, ये काम निर्माण नामकरण करेगा। आंखों की जगह में आंखें बना दिया, मुंह की जगह में मुंह बना दिया, वो काम निर्माण नामकरण का होता है। तो उपघात नामकरण, इस कर्म की वजह से हम शरीर के पुद्गल को खुद के रूप में घातक, खुद के लिए घातक रूप में परिणत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कैंसर वगैरह हो गया, जिससे हमारे हमको एक प्रॉब्लम होती है, हमारी शरीर में तकलीफ होती है। कैंसर अलग चीज हो गई। दीदी आत्महत्या। आत्महत्या कह सकते हैं। क्योंकि कैंसर तो भाई कैंसर तो जेनेटिक खुद नहीं से कर एक सकते अलग अपन। वायरस हो गया, हाँ। अलग चीज हो गई, वो शरीर का पुद्गल नहीं है। उपघात क्या कर रहे हैं? शरीर के पुद्गलों को स्वयं के रूप में घातक सिद्ध करे। मान लीजिए अक्ल जाड़, हाँ, अकड़ लार जो निकल रही है वो शरीर के ही पुद्गल है हमारे। वो इस तरीके से आ रही है कि वो हमको प्रॉब्लम दे रही है, घातक दे रही है, पेन दे रही है। या कोई फफोला या कुछ हो गया गर्मी की वजह से, कुछ पेट गर्म हो गया, उसकी वजह से आपको कुछ निकल गया, जैसे ओरी, चिकन पॉक्स, इस टाइप का कुछ अगर हो रहा है तो क्या शरीर की पुद्गल ही है, पुद्गल परिणत हो गए, वो कुछ कुछ रूप में क्रिएट हो रहे हैं और आपको घात दे रहे हैं, उपघात दे रहे हैं। कैंसर जो हो गया वो एक आउटर सोर्स हो गया, जी। वो आउटर खुद सोर्स से वो भी अलग तो से शरीर में वायरस ही, हो गया। ए, आ, वो भी तो शरीर में ही हो रही है ना, आउटर कहाँ लेकिन से हुआ? नहीं नहीं नहीं, कैंसर एक खुद अलग वायरस हो गया ना।
वायरस नहीं है, वो तो अनलिमिटेड नहीं नहीं, कैंसर आके वायरस नहीं कैंसर है। आपकी बॉडी का पार्ट थोड़ी है। नहीं नहीं, हमारे सेल्स के डिवीजन, मतलब डिवीजन प्रॉपरली नहीं होता है ना हमारे सेल्स में, तब वो बॉडी का ही पार्ट है, मतलब अंदर डिवीजन भी में जब होता है। गड़बड़ हो जाता है। अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, हाँ हाँ, कैंसर मतलब हमारे खुद का सेल आके वो प्रॉपरली इसमें डिवाइड नहीं आएगा, हो। पराघात में हाँ, आएगा, खुद के घात में आएगा ये मेरे ख्याल से अब, उपघात में आएगा। क्योंकि वो मुझे तो अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ स्वयं की बॉडी की है ना, वो तो कहीं बाहर से थोड़ी आया, मतलब वायरस नहीं है अपने को, तो ये बाहर तो का वायरस नहीं है दीदी कैंसर। खुद का सेल में जब मल्टी मतलब डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाता है ना, एक गलत सेल बन जाता है और वो वापस एक्सेसिव ग्रो होता है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ, ओके। और जितने वो जो जैसे गलत सेल, मल्टीप्लाई करके अगर 2 सेल बनने हैं ना, 2 की जगह 6 या 4 बन जाते हैं, तो ये उपघात का ही कारण बनेगा एक तरीके से, कैंसर। ठीक है, मिच्छा में दुक्कड़ों की पूछे गलत ध्यान में था। और जैसे सीढ़ी में गिर गए, हाँ। पाँव मुड़ के गड्ढे में गिर गए, या ये सब उपघात के उदाहरण आ गए। और डाइटिंग वगैरह, डाइटिंग एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ, मेरा डाउट है ये, डाइटिंग जैसे कैसे आ गया? हमको ऐसे पूछ रही हूँ, जैसे नहीं, डाइटिंग डाइटिंग में, घात क्या कर रहे हैं हम? हाँ घात नहीं कर रहे हो, ठीक है कुछ ऐसा जो आपको प्रॉब्लम दे। ठीक है। ठीक है, 9:31-32 हो गए, क्लास आज यही ओवर करते हैं। जो भी डाउट्स हो आप लोग लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में त्रस्त दशक और स्थावर दशक के लिए जो भी न्यू मेंबर्स हैं प्लीज प्रिपेयर होके आइएगा। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाश आत्मा के लिए सभी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। क्षमा हम भी याचना मिच्छामि हमारी दुक्कडम तरफ करते से। हैं, अविनाश आत्मा जय के लिए। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। मिच्छामि जय दुक्कडम। जिनेंद्र।